बंधुओं नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, उस विषय पर चर्चा करने से पूर्व आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप सभी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स भी विषय वस्तु को सुनने के पश्चात मुझे भेजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट से अवगत होकर के अपने क्रिएशन का जो क्वालिटी है वह और इम्प्रूव कर सकूं और रोचक सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज की चर्चा जो है उसका जो शीर्षक है वो है प्रेम हत्याएं, इस प्यार को क्या नाम दूं। तो सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करने के प्रथम चरण में मैं जो शब्द प्रेम है इसके बारे में विचारकों ने क्या कहा था और कैसे प्रेम के बारे में कहा जाता था, उसके कुछ दोहे, जिसमें से दो दोहे कबीर के होंगे और एक तुलसी का होगा, उसके बारे में चर्चा करते हुए चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले एक दोहा आता है कबीर का कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो हुई जिसको रुचे, शीश दे ही ले जाए। कहने का अर्थ है कि प्रेम जो है वो अत्यंत चरम कोटि का समर्पण मांगता है और तभी उसको वह प्राप्त हो सकता है। दूसरा है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो कहने का अर्थ है कि प्रेम के लिए निश्चलता जरूरी है और उसमें समर्पण जरूरी है, उसके अलावा और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और तीसरा जो दोहा है वो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उनको सुनाया था और सांसारिक मोह माया के प्रेम में मोह में न पड़ करके प्रभु के प्रेम की ओर उन्हें आमुख किया था। तो यह दोहा है कि अस्थि चर्म मम देह में ता मैं इतनी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह होती तो होती न तब भयभीति। तो उनका रत्नावली का ये कहना था कि जैसा आपने मेरे स्नेह में बढ़ी हुई गंगा पार करके मुझे मिलने के आने का प्रयास किया है, तो ऐसे ही चरम प्रेम की अनुभूति और आपके मन में लालसा ईश्वर से मिलने को होती तो आपको संसार के माया मोह का दुख ना होता। तो ये तीन प्रकार के तीन दोहे हैं जो तीन परिस्थितियों में आपको प्रेम के बारे में बताते हैं। तो परंतु कबीर के दोनों दोहों में और इस तुलसीदास जी के जो दोहे में जो है ये सच्चे प्रेम की बात की गई है। ये सच्चा प्रेम सांसारिक भी हो सकता है, लौकिक हो सकता है, पारलौकिक हो सकता है। लेकिन जब हम स्नेह की बात करते हैं तो ये निष्काम होता है, आदर्श होता है और निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है। यदि ये सब चीज़ें किसी स्नेह में हैं तभी वह सर्वसुलभ है और वह स्थायी है। ऐसे स्नेह में कभी भी न तो प्रत्यक्ष और न ही परोक्ष किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक योजना होती है। वह केवल उदार, सच्चा और समर्पण लिए हुए होता है। यह प्रेम की एक सामान्य परिभाषा और अनुभूति है। हाँ, आज के ज़माने में प्लेटोनिक लव, जिसको हम लोग कहते हैं चरम आदर्श का एक स्नेह प्यार, वह मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो भौतिकतावादी जगत है आज का, उसमें धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सौष्ठव, सामाजिक स्थिति, सभी कुछ के प्रभाव सम्मिलित रूप से पुरुष और स्त्री को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का कारण बनते हैं। और यही इन्हीं कारणों पर आधारित होकर प्रथमतः पुरुष और स्त्री पारस्परिक आकर्षण में आते हैं, उनके मध्य मैत्री होती है, फिर आज के हिसाब से डेटिंग होती है, मिलना जुलना होता रहता है, और फिर यदि एक दूसरे को लोग भा जाते हैं तो इस मैत्री को वे आगे ले जा कर के विवाह के रूप में स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि उद्वेग में, मानसिक उद्वेग में, शारीरिक आकर्षण में या जो अन्य कोई कारक हैं उनके कारण जो निर्णय लिए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं जो स्वार्थी व भौतिकता की चकाचौंध से भ्रमित हो जाते हैं और जो अस्थिर मानसिकता वाले लोग होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं,
तो वे कुछ समय बाद अपने निर्णय को बदलने के लिए मचलने लगते हैं। यह जो घटना है यह मैत्री होने से लेकर विवाह से पूर्व सगाई होने तक भी हो सकता है। यानी कि पहले आप आकर्षित हुए, कुछ दिन साथ रहे, उसके बाद आपका मन अरुचि हो गई और फिर आप चले गए और तो कहने कर दे तू नहीं और सही और नहीं और सही वाली जो ये प्रवृत्ति है, ये भौरे वाली, एक फूल से दूसरे फूल पे गली गली घूमे, कली कली चूमे, भौरा बेईमान, तो ये वाली कहानी, ये वाली प्रवृत्ति जो है ये कभी भी मैत्री में स्थायित्व और एक भले अंत की ओर ले जाने की कोई निशानी नहीं होती है। इस घटना को मैं इसलिए बता रहा हूँ या इस उदाहरण को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मन में यदि किसी व्यक्ति की अस्थिरता होगी, निर्णय लिए जाने में यदि चंचलता होगी, यदि गुरु गंभीरता का अभाव होगा, तो ये निर्णय जो कि भौतिकता या दैहिक आकर्षण पर आधारित होकर के लिए जाते हैं, कभी भी स्थायित्व की ओर नहीं जा सकते और उसमें सच्चे स्नेह का पुट मिलना अत्यंत मुश्किल हो जाता है और ऐसे संबंधों में फिर संबंध खराब होते हैं या फिर ये किसी अनहोनी की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आप कहेंगे कि जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, सक्षम है और वह यह सोच सकता है कि मेरे लिए भला क्या है, बुरा क्या है, परंतु किसी भी निर्णय का किसी परिस्थिति विशेष में लिए जाने के पश्चात अपरिवर्तित होना यह आवश्यक नहीं है। हाँ, जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व आदमी को खूब ठोक बजा लेना चाहिए, खोज समझ लेना चाहिए, दोनों पक्षों का आकलन कर लेना चाहिए और जब आपने कोई निर्णय ले लिया तब फिर आपको उसके दुष्परिणाम और सुखद परिणामों दोनों को समान रूप से स्वीकार करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तैयार रहना चाहिए। हाँ, अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आपको कई बार सोचने का अवसर होता है, परंतु जब आपने निर्णय ले लिया तब उसके पश्चात आपको निर्णय को बदलने के लिए फिर आत्मघाती स्तर तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दूसरे तरीक़ों से भी उस निर्णय से बाहर निकल सकते हैं और यदि आप इस मानसिकता के साथ हैं तो भावावेश में लिए गए निर्णय स्थायी और लाभकारी यदि नहीं हैं तो भी आप उन निर्णयों के दुष्परिणाम से अपने को बचा सकते हैं। मैत्री संबंधों में किसी भी पक्ष को एक दूसरे के मैत्री संबंधों में कभी भी एक पक्ष को दूसरे पक्ष से यह नहीं कहना चाहिए कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ या तुम मुझसे इन्फीरियर हो या तुम्हारी मजबूरी है कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो या मैं बड़ा निरीह हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरे लिए और कोई इस दुनिया में नहीं बना है। जब दो व्यक्ति, इसमें से एक पुरुष होता है एक स्त्री होते हैं, तो उनके मध्य मैत्री जो कि वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित होते हैं, उनकी नींव समर्पण, ईमानदारी और वफादारी पर आधारित होती है, तभी यह संबंध दीर्घकालिक होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है। परंतु जब यह मात्र दैहिक आकर्षण पर निर्भर होते हैं या किसी भौतिक या आर्थिक या अन्य किसी परोक्ष आधार पर निर्धारित होते हैं, तब इनकी दीर्घकालिकता में संचय होना स्वाभाविक है। पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे की भावना, सोच, मान्यता, रुचि अरुचि का सम्मान करना चाहिए। ईगो या आमान्यता, हठ और स्वयं को बेहतर समझने की स्थिति से या मानसिकता से बचना चाहिए। अगले को नीचा दिखाने का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। व्यवहार में सामंजस्यता होनी चाहिए और किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए एक दूसरे की बात सुनना, समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी भावावेश में या ऐसी योजना बना करके जिसका उद्देश्य अगले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना हो या उसे अपने रास्ते से हटा देना हो, इस प्रकार की दुरभिसंधि किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि आप उस व्यक्ति के साथ जो कि आपका पार्टनर है नहीं रहना चाहते या उसके साथ आपकी नहीं निभ रही है, तो अन्य कई तरीके हैं जिससे कि आप उसके विलग हो सकते हैं और उसके जीवन को भी बचा सकते हैं और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि
प्रेमी युगल या वह व्यक्ति जो मैत्री में हैं, वे अपने संबंधों को जारी रखते हुए एक दूसरे के जीवन में आने के पश्चात भी अलग हो सकते हैं और ऐसी अप्रिय घटनाओं से बच सकते हैं, जैसा कि आजकल सारी दुनिया में चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंधों में होने वाली अप्रिय घटनाएं, जिसमें हत्या या आत्महत्या प्रमुख हैं, उनको मैं यदि परिस्थितियों के हिसाब से या जो कारक उन्हें करने के लिए विवश करते हैं उनके आधार पर बांटूं, तो मैं उन्हें कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं। जहां पुरुष पात्र एक तरफा स्नेह का प्रदर्शन करता है तथा साथ जीने मरने की कसम खाता है और वह दूसरे पक्ष को बाध्य करता है कि वह उसी के साथ रहने का विचार का वर्ण करे और उस पर अपने को थोपता है या बाध्यकारिता से उसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है, तो यह निर्णय पारस्परिक स्नेह के न होकर के शारीरिक आकर्षण के ही और लैंगिक आकर्षण के ही परिणाम होते हैं। जब ऐसे व्यक्ति द्वारा शारीरिक आकर्षण और लैंगिक आकर्षण की पिपासा मिटा ली जाती है, तो वह फिर उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय तक समय बिताना या स्थायी संबंधों में रहना प्रेफर नहीं करता और वह कोशिश करता है कि अब मेरा उद्देश्य प्राप्त हो गया और अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंधों में स्थायित्व होने की कोई संभावना नहीं होती है और फिर यदि वह द्वितीय पक्ष, चाहे वह पुरुष हो या चाहे वह महिला हो, उस व्यक्ति के साथ नहीं रहने का विचार बना लेता है, तो वह ये न कहने प्रकारेण उस युति से, उस युगल का जो एक स्टेटस होता है उससे या तो खुद बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है या दूसरे को उस युति से हटा देने का कुत्सित प्रयास करता है। और यही वह है जबकि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि या तो वह स्वयं या किसी बाह्य व्यक्ति की सहायता से उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अपराध कर बैठता है जो कि भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता है और जिसे हम लोग हत्या कहते हैं या हत्या का प्रयास कहते हैं। दूसरा, कभी कभी विवाह जो होते हैं पारिवारिक सहमति से भी किए जाते हैं और उन्हें तय किया जाता है, परंतु पात्र जो होते हैं इस संबंध से खुश नहीं होते, उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, वे इस संबंध को नहीं चाहते, परंतु अपनी नैतिक दुर्बलता, कमी, पारिवारिक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि के डर से वे मुंह खोल करके अपनी नाराज़गी या अपनी असहमति प्रकट नहीं कर पाते और बाद में जब मैत्री संबंध वैवाहिक संबंधों में बदल जाते हैं तो वे अपनी आंतरिक अरुचि के साथ उस व्यक्ति के साथ जीने पर मजबूर होने से बेहतर ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को जिसे कि उसके जीवन में ज़बरदस्ती और उसकी इच्छा के विरुद्ध ला दिया गया है, उसे रास्ते से हटा दें और इस रास्ते से हटाने के प्रयास में वह ऐसे कार्य कर बैठता है जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं और अंततः यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर या तो हत्या कर दी गई या हत्या का प्रयास किया गया। तीसरी श्रेणी के वे मामले आते हैं जबकि रूढ़िवादी और खाप पंचायतें, जैसा कि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, एक ही समाज की या एक ही गांव के पुरुष और स्त्री पारस्परिक प्रेम संबंधों में आने के पश्चात विवाह करने का निर्णय लेते हैं, तो सामाजिक परंपरा और रूढ़िवाद के कारण समाज ही उन दोनों पुरुष और स्त्रियों में से किसी को इस प्रकार से व्यवहार करता है और उन्हें इस प्रकार का आत्यंतिक दंड देता है जो कि कभी कभी मृत्यु दंड की तरह से होता है और वहाँ पर भी हत्याएं कर दी जाती हैं और इन हत्याओं में पक्षकारों के यानी पुरुष और स्त्री पक्षकारों के परिजन ही सम्मिलित होते हैं। चौथी स्थितियाँ भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि विवाह तो उचित माहौल में होता है, पर किन्हीं मसलों पर जैसे अविश्वास, विवाहितर संबंध के प्रकट होने पर मामला में स्नेह समाप्त हो जाता है और वैर उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है और पुरुष या स्त्री जैसा हो वह दूसरे पक्षकार को अपने रास्ते से हटाने के लिए कृत संकल्प हो जाता है और किसी न किसी प्रकार से वह ऐसे दुर्संधियाँ या ऐसे कार्य अन्य व्यक्तियों से कर बैठता है जिसका परिणाम
दोनों पक्षकारों से किसी एक को शारीरिक क्षति, हत्या या हत्या के प्रयास के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रेम संबंध अच्छे चल जाएं तो अच्छा है। प्रेम संबंध में शक, शंका, शुबहा, सामाजिक हस्तक्षेप या आपसी अनमनस्कता या अरुचि पैदा हो जाए तो उन सब का अंत इतना बुरा देखा जा रहा है समाज में कि किसी न किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की हत्या या हत्या का प्रयास किया जाता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस कटुता की स्थिति में भी पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो परिस्थितियों को नियंत्रण में ला सकता है और वहाँ से सकुशल निकल सकता है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा तरीके उपलब्ध हैं कि उन तरीक़ों से वैवाहिक संबंधों को समापन करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। अब जो मैंने ये 4 परिस्थितियाँ बताईं, इन परिस्थितियों के आधार पर होने वाली हत्याओं या हत्या के प्रयासों का यदि आंकड़ों का संकलन देखा जाए तो इसके लिए एक राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। तो इस राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लगभग वे सभी हत्याओं के मामले जो कि अनैतिक संबंधों या विवाहेतर संबंधों या मैत्री और प्रेम संबंधों के परिणाम स्वरूप होती हैं, उनमें जितनी भी हत्याएं भारत में होती हैं उसका 10 से 17% पाया जाता है। इसीलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जितने भी प्रकार की हत्याएं होती हैं उसमें 2 प्रकार की हत्याएं तो होती हैं आपसी दुश्मनी या संपत्ति से संबंधित रंजिश में, लेकिन तीसरे नंबर पर आता है मैत्री हत्याएं या प्रेम हत्याएं, और ये लगभग साल में 1500 से 3000 भारतवर्ष में होती रहती हैं। इनको स्पाउस होमिसाइड का नाम दिया गया है, क्योंकि स्पाउस का मतलब है ये पति पत्नी का जो युगल है, इनके मध्य किन्हीं कारणों से, जिन कारणों का मैंने पीछे वर्णन किया है उसमें से अंतिम कारण माने पारस्परिक अविश्वास, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, अपनी पसंद नापसंद, विवाह से पहले के अफेयर, ये सब कारण होते हैं जो कि मैरिटल या स्पाउसल डेथ में आपके आधार बनते हैं। अब इसके आधार पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं तो ये एक बिंदु निकल के आता है कि दंपत्ति प्रेमी या पति और पत्नी की हत्या वाले मामलों में एक बड़ा भाग पुरुष और स्त्री, प्रेमी प्रेमिका जैसे संबंधियों से जुड़ा रहता है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार में सैकड़ों मामलों में पत्नियों ने अपने पति की हत्या प्रेमी से मिलकर करवाई अथवा पत्नियों ने स्वयं ही अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा कई वर्षों से होता चला आ रहा है। ऐसे मामले अनेक हैं, परंतु कुछ मामलों को उदाहरण स्वरूप लिया गया है और यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार समाज में इस प्रकार की विद्रूपता विद्यमान है और बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे पहले मैं 1995 का नैनी साहनी तंदूर हत्याकांड की बात कर रहा हूँ, जो 2 जुलाई 1995 को घटित हुआ था। इसमें नैना साहनी जो है वो युवा कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। उनकी हत्या उनके पति द्वारा ही कर दी गई। पति भी पूर्व में यूथ कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था और उनका नाम था सुशील शर्मा। उनको शक था कि उनकी पत्नी नैना साहनी का विवाहेतर संबंध है। उसने उसे गोली मार दी और मृतक के टुकड़े करके अपने होटल के तंदूर में डाल दिया ताकि साक्ष्यों को मिटाया जा सके। इसी प्रकार से दूसरा मामला आता है शिवानी भटनागर हत्याकांड, जो कि 23 जनवरी 1999 का होता है। और इसमें शिवानी शर्मा इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार थी। प्रदीप शर्मा शिवानी भटनागर, जो बाद में शिवानी शर्मा भटनागर हो गई शादी के बाद, तो शिवानी भटनागर इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार थी। प्रदीप शर्मा जो कि प्रदीप उनके पति थे, उन्होंने उनको हत्या करके उनका जीवन समाप्त कर दिया। उन्हें शक था कि एक पुलिस अधिकारी से शिवानी भटनागर के शारीरिक संबंध हैं और शिवानी
भटनागर यह कह रही थीं कि मैं जो आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा हैं उनके और शिवानी के मध्य जो संबंध है उनको मैं उजागर कर दूंगी। तो इस धमकी से बचने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी और यह हत्या प्रदीप शर्मा द्वारा की गई थी और इसमें आईपीएस का भी लिप्त होने की बात कही गई, लेकिन बाद में उन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। तीसरा, जेसिका लाल हत्याकांड, ये 30 अप्रैल 1999 का है। इसमें 34 वर्षीय मॉडल जेसिका लाल 30 अप्रैल 1999 की रात को 2 बजे बिना लाइसेंस वाले एक बार में बार टेंडर की तरह से काम कर रही थी, शराब परोसती थी। 12 बजे के बाद शराब ख़त्म हो गई, लोगों ने शराब मांगा, उनके पास शराब थी नहीं, उन्होंने मना किया तो एक व्यक्ति ने गुस्सा होकर के अपनी रिवॉल्वर से उनको गोली मार दी और वे मर गए। तो यहाँ पर भी वैवाहिक संबंध तो नहीं थे, लेकिन एक महिला को अपने प्रभाव से डरा धमका के मारने का एक घटना सामने आती है। अब आती है नीरज ग्रोवर हत्याकांड, जो कि 7/5/2008 को हुआ था। इसमें पुरुष मंगेतर एमिल जयराम ने अपनी मंगेतर महिला की मदद से उसके कथित मित्र नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी और शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तो यहाँ पर भी एक एंगल था, इसमें 3 लोग थे, एक महिला जिससे शादी होने वाली थी, एक उसकी लेडी फ्रेंड और एक व्यक्ति। फिर तीसरा मामला आता है साहिल गहलोत और निक्की यादव हत्याकांड, ये 2023 का है। इसमें साहिल गहलोत निक्की यादव के साथ लिव इन रिलेशन में रहता था और वह एक दूसरे के साथ लंबे समय से रह रहे थे। निक्की यादव साहिल गहलोत से शादी करने के लिए बार बार दबाव डाल रही थी, लेकिन साहिल गहलोत किसी अन्य लड़की से शादी करने के लिए मन बना रहा था। बार बार जिद करने पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और दूसरी लड़की से शादी करने का निर्णय ले लिया। इसका प्रतिरोध करने पर साहिल गहलोत ने निक्की यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और उसी रात दूसरी लड़की से शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसने जिस निक्की यादव को गला दबा के हत्या की थी उसके शव को डीप फ्रीज में छिपा दिया। अब आती है बेंगलुरु प्रेम त्रिकोण हत्याकांड 2025। विजय कुमार की हत्या करने के लिए उसके बचपन के दोस्त ने ही एक योजना बनाई। विजय की पत्नी तथा विजय के दोस्त धनंजय के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी कारण से हत्या कर दी गई। विजय व धनंजय 30 साल पुराने मित्र थे, लेकिन विजय की पत्नी धनंजय के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में थी और इसी कारण से यह हत्या हुई। अब 2024 बेंगलुरु हत्या कांड, एक व्यक्ति ने अपने बचपन के दोस्त की हत्या मात्र इसलिए कर दी कि उसकी प्रेमिका उसके दोस्त के करीब आने लगी थी। दोनों के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में उस व्यक्ति ने अपने मित्र की हत्या कर दी। और वह हत्या कैसे हुई? विवाद में उसने एक सीमेंट की जो ईंट है वह उठाई और सिर पर दे मारी, परिणामतः उस व्यक्ति की हत्या हो गई। फिर आता है नोएडा कंस्ट्रक्शन साइट केस 2025। ये एक निर्माण स्तर पर 2 मजदूर शाम को दारू पी रहे थे और दोनों मजदूरों में से एक मजदूर की पत्नी के बारे में उस मजदूर को यह शक था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन उसके मित्र के साथ है, उसी मित्र के साथ है जिसके साथ वो बैठ कर के दारू पी रहा था। तो इस दारू पी के नशे में जब यह बात उभर के आई और आपस में विवाद हुआ तो उसने जिस व्यक्ति पर उसे शक था कि उसकी पत्नी से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, उसकी हत्या कर दी। अब आती है 2025 का एक और केस, नीला ड्रम केस मेरठ का 4/3/2025। ये मुस्कान रस्तोगी करके एक महिला थी, उसका प्रेमी साहिल शुक्ला था। उसने मुस्कान के पति के पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसकी हत्या कर दी। मुस्कान रस्तोगी के पति सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अधिकारी था, वह छुट्टी में आया हुआ था। हत्यारों ने, जो कि मुस्कान रस्तोगी के दोस्त थे, पहले उसे नशीला पदार्थ पिलाया, फिर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके अंगों को काट करके एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर घुला हुआ सीमेंट डाल दिया ताकि साक्ष्य मिट सकें।
अब एक और ताज़ा तरीन केस आता है 18 जून 2026 का, केतन अग्रवाल मर्डर केस, जिसमें उसकी 20 वर्षीय मंगेतर सिया चौधरी ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले में 400 फीट ऊपर से अपने मित्र की सहायता से धक्का दे करके मार दिया। वह केतन से विवाह नहीं करना चाह रही थी, परंतु केतन उससे विवाह करने के लिए अड़ा हुआ था। इस चीज़ से परेशान होकर के उसने अपने पुरुष मित्र के साथ मिल करके एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार वह उसे लोहागढ़ किला ले गई और वहाँ से 400 फीट ऊंचाई से उसे खाई में धकेल करके उसकी हत्या कर दी। तो अब ये इतने उदाहरण देने का मेरा केवल यह एक उद्देश्य है कि मैं यह बता सकूं कि विभिन्न सामाजिक स्तरों पर, विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कारण विशेष जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है जो मैंने 4 कारण पहले गिनाए थे, उन्हीं पर आधारित है। इसी तरह 27 फरवरी 2025 का भी एक केस आता है, मयूरी डागडे। तो उसमें क्या था कि उसका जो एक लड़का था जिससे उसकी सगाई हुई थी, लड़की की, मयूरी की, वह उससे विवाह नहीं चाहती थी। तो वो लड़का जो मंगेतर था वह एक होटल में कुक था। इस मयूरी ने अपने प्रेमी से मिल करके यह तय किया कि मैं इस कहते हैं जो कुक लड़का है उससे शादी नहीं करना चाहती, और इस कारण से उसके पुरुष मित्र ने मयूरी डागडे के मंगेतर की हत्या कर दी। और वह सुपारी किलिंग थी जिसमें 1.5 लाख रुपए सुपारी दी गई थी और शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। तो यहाँ पर भी वही हुआ, विवाह नहीं करना था, मर्जी के विरुद्ध परिवार दबाव डाल रहा था विवाह करने के लिए। उसे मना भी किया जा सकता था, परंतु मना न करके उसने इस तरीके का आपराधिक कृत्य का सहारा लिया और अंततः वह अपने मंगेतर को मार बैठी और हवालात के पीछे चली गई। इसी में एक मामला और आता है ऑनर किलिंग का, जिसको हम कहते हैं सम्मान किलिंग। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो खाप पंचायत हैं, ये रूढ़वादी जो समाज हैं, जहाँ पर एक ही समाज के मध्य लड़की और लड़की को भाई बहन मानते हैं, या फिर अंतरजातीय विवाह हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज यह समझता है या परिवार के लोग यह समझते हैं कि व्यक्ति द्वारा, या चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, स्वतः निर्णय लेकर के विवाह करना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। अतः ऐसी स्थिति में वे दोषी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, उसे अपनी तरह से दंड देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित कर देते हैं। तो ये मृत्यु कारित करने का जो कार्य होता है वह बहुत ही जघन्य कार्य है जो नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जून 26 को एक 19 वर्ष की कन्या को उसके पिता द्वारा चाकू मार करके बुरी तरह से घायल कर दिया गया और मरणासन बना दिया गया। वह लड़की बांदा जिले में की थी और उसके द्वारा विवाह का निर्णय लिए जाने के विवाद को लेकर के पुलिस थाने में बातचीत चल रही थी। पुलिस थाने में ही पिता ने चाकू निकाल करके उस कन्या पर वार किया और उस प्रेम विवाह करने वाली कन्या को बुरी तरह से घायल कर दिया, जो कि मरणासन हो गई। अब इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में मार्च 26 में एक 22 वर्षीय कन्या की हत्या गला घोंट के कर दी गई मछरेला में, क्योंकि उसके पिता ने यह कार्य इसलिए किया कि कन्या द्वारा पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से विवाह कर लिया गया था। पहले हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिसिया तफ्तीश में यह पता लग गया कि आत्महत्या न होकर के हत्या का मामला है। इसी प्रकार 2026 में ही मुरादाबाद में एक 19 वर्षीय कन्या ने एक मुस्लिम व्यक्ति से जो कि जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, उससे शादी कर ली। परिवारजनों ने, समाज ने उसको अच्छा नहीं माना और भाइयों ने कुदाल और फावड़े से उस आदमी की हत्या कर दी और मार करके भाइयों ने उस महिला की जो 19 वर्ष की थी, जिसने मुस्लिम से विवाह किया था, उसे मार मार करके हत्या कर दी और वहीं कुदाल से गड्ढा खोड़ करके उसको गाड़ दिया। अब इसी प्रकार के एक केस और आता है कर्नाटका में 226 में, जहाँ पर कि एक लड़की ने अपनी मर्ज़ी से विवाह करने का फैसला किया और वहाँ पर उसके माता पिताओं ने उसे जबरन विषपान करा करके अपनी इज्जत बचाने के लिए मार दिया और फिर उसकी अंत्येष्टि भी कर दी। ये घटनाएं इस बात का उदाहरण हैं
कि हम समाज में विभिन्न कारणों से देखते हैं कि स्नेह संबंधों, जो कि मैत्री हो या प्रेम हो या प्रेम विवाह हो के मामलों में कई प्रकार से, कई कारणों से, कई तरीक़ों से हत्याएं की जाती हैं और इनको हम प्रेम हत्या कहते हैं या स्पाउसल डेथ्स कहते हैं। इसी परेशानी से निपटने के लिए कि जिस प्रकार से समाज में वयस्क पुरुष और स्त्री अपनी मर्ज़ी से विवाह करते हैं, उन्हें समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और या उन्हें भय रहता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए एक मामला आया था, शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वयस्क पुरुष और स्त्री यह मौलिक अधिकार रखते हैं कि वह जिससे चाहें उससे विवाह कर सकते हैं। अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। सामाजिक मूल्य, दबाव, सामाजिक सहमति विवाह में आवश्यक नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को निर्देशित किया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे युगल जो कि अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं, उनके साथ समाज किसी भी तरह की प्रताड़ना पूर्ण कार्रवाई न करे और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए। कर्नाटका ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल 2026 में इवा नम्मो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन एक्ट पारित कर दिया है। इस लेजिस्लेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से विवाह करता है तो सामाजिक दबाव या सामाजिक प्रपीड़न से बचाने के लिए उसको शासन पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करेगा। यह अब सुनिश्चित कर दिया गया है कर्नाटक में, लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट में इस बात को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य अब यहाँ पर यह आ जाता है कि किस प्रकार से समाज में प्रेम संबंधों को यदि हम लेते हैं तो उसमें या तो विवाह के कारणों से, विवाह की परिस्थितियों से, विवाहेतर संबंधों से, विवाह से नाखुश होने से हम पक्षकारों को ये देखते हैं कि वे दूसरे पक्षकार जिसको कि वह अपने जीवन में नहीं बना रहना चाहते, उसके साथ आपराधिक कृत्य कर बैठते हैं या करवा बैठते हैं। परिणामतः उनमें उनकी किसी एक पक्षकार की हत्या हो जाती है। ये हत्या किसी वाह्य व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है, वह प्रेम संबंध या विवाह में रहने वाले पक्षकार के द्वारा भी की जा सकती है या परिवारजनों द्वारा भी की जा सकती है। तो इस पूरी घटनाक्रम और इस उदाहरणों के माध्यम से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक सभ्य व सुसंस्कृत समाज हम तभी कह पाएंगे किसी समाज को जबकि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं नगण्य हों, उस पर अंकुश लगाया जा सके और समाज थोड़ा सा विकसित सोच लेके चले और इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों को करने से पहले 10 बार सोचे। अपराध के माध्यम से किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त आज के समय में बहुत अन्य विकल्प उपलब्ध हैं जो कि सदाचारी हैं और शांतिपूर्ण हैं और जिसमें किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ दबावपूर्ण स्थिति में या बाध्यता के साथ नहीं रह सकता। हाँ, मात्र थोड़ा सा खुले दिमाग की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपसे बताया इसे हम इस आदर्श वाक्य के साथ सुनेंगे कि सुनो, सुनाओ, समझो और समझाओ। आशा करता हूँ यह चर्चा आप सबको रोचक लगी होगी। आप कृपया इस चर्चा को शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट्स भी दें। पांडे एस अरविंद पब्लिक चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद।